हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मिशन गेट एंड ईएससी 2021 एंड 22। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, अन अकेडमी गेट मैकेनिकल हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये 8-9 टीचर्स की एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीम एवरी डे आने वाली है। हम 8-9 लोगों में से कुछ लोग एवरीडे आएंगे जो कि आपको एवरीडे लगभग 4, 6, 8, 10 घंटे तक का मटेरियल यहाँ हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। नाम भले ही गेट है, लेकिन पे गेट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि लगभग लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से काफी हद तक रिलेटेड होता है। अगर आपने गेट की अच्छी सी प्रिपरेशन कर ली है और गेट में आप टॉप रैंकर बनने लायक कंडीशन में आ गए हैं, तो लगभग लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे वो अलग से एनएलसी हो या एसएससी हो, हर एक जगह पर आप अपना सिक्का जमा सकते हैं और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ गेट में हम लोगों के पास एक सब्जेक्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जिसका क्विक रिवीजन यहाँ पर चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्विक रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन है, ये गेट के पर्पज से नहीं चल रहा है, क्योंकि गेट का एग्जाम तो फरवरी में होना है। अभी चैनल का नाम भले ही अनअकैडमी गेट मैकेनिकल है, लेकिन हम लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करते हैं, जैसे एसएससी जेई या यूपीपीएससी एई और या फिर एनएलसी। एसएससी जेई और एनएलसी का एग्जाम शिफ्ट हो गया है, पोस्टपोन हो गया है, और यूपीपीएससी एई का एग्जाम जून में ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। तो ये चीजें लॉकडाउन की वजह से चीजें हम लोग के पास एक्स्ट्रा समय मिल गया है, तो हम लोग इसका फिर से क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल और ये है हमारी टीम। हमारी टीम के साथ जुड़िए। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है और अगर आपको अनअकैडमी प्लस का कोई भी कोर्स लेना हो, तो मेरा कोड सर्वेश 10 का यूज करके आप अनअकैडमी प्लस पे किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। फ्रेंड्स, 2 दिन पहले हमने ये मेटल कटिंग या मशीनिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने ऐसी कुछ चीजें बेसिक्स देखे थे, टर्निंग के बेसिक्स देखे थे, और टाइप्स ऑफ कटिंग देखी थी, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक कटिंग देखी थी। उसके बाद फिर कल हम लोगों ने फोर्सेस ऑन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसका डिस्कशन स्टार्ट किया था। और थर्मल एस्पेक्ट ऑफ मशीनिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मेटल कटिंग एंड टाइप्स ऑफ चिप्स, ये इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन पे। डेट डाल देता हूं मैं 22/4/2020। और देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग को ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है, इसमें
ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास, ऐसा कुछ बन गया। अब यहां पे देखिए नंबरिंग कर लेते हैं। ये आ गया नंबर 1, this is number 2, okay, this is the cutting edge, this is the cutting edge, this is the cutting edge. After that, fourth one is the side rake angle. Then fifth one is the end cutting edge angle. Then sixth one is face, end, sixth one is the end flank. Seventh one is the side clearance या relief angle. देन एट्थ नंबर पे आता है आपका साइड कटिंग एज एंगल. देन नाइन्थ नंबर पे क्या आता है? नाइन्थ नंबर पे आता है हमारा एंड रिलीफ एंगल. नाइन्थ नंबर पे ये आता है एंड रिलीफ एंगल. देन टेंथ नंबर पे आता है नोज रेडियस. दिस इज टेंथ नंबर. nose radius. Now this is 11th number is, ये हो गया 10th नंबर और ये है 11th नंबर. 11th number is side flank and okay, and this is 12th number is shank. ओके फ्रेंड्स, तो किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, किसी भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमारे पास ये 10-12 पॉइंट हमें देखने होते हैं, जिनका सबका एक एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है. आइए देखते हैं क्या क्या है ये. फर्स्ट नंबर पे क्या है? फर्स्ट नंबर पे है रेक सरफेस. ओके, फर्स्ट नंबर पे है रेक सरफेस. सेकेंड नंबर इज back rake angle. Third number is cutting edge. Okay, third number is cutting edge. Fourth number is side rake angle. Fifth one is
and cutting edge angle 6-1 is and flank 7th one is side relief angle 8th one is side cutting edge angle okay. Then 9th one is end relief angle 10th one is nose radius 11th number is side flank and 12th number is shank. ओके फ्रेंड्स, ये हो गया shank. तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आ गया और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहां पर ये 3 डायमेंशनल में दिखता नहीं है हमें, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका हमें एक 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाना पड़ता है. ओके फ्रेंड्स, एक तो ये आ गया आपके पास. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग सेक्शन में हम लोग एक जगह साइड व्यू, एक जगह फ्रंट व्यू और एक जगह टॉप व्यू बना रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स. देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो व्यू है ये है टॉप व्यू.
ये है आपका साइड व्यू और ये है फ्रंट व्यू। ओके, मतलब कि मैं टूल को मैं ऊपर से देखूं, मतलब यहां पे तो नहीं, यहां पे इस जगह पे मैं ऊपर से देखूं तो ये हो गया मेरे पास टॉप व्यू। ओके, इधर साइड से देखता हूं तो ये हो गया मेरे पास फ्रंट व्यू, और इधर साइड से जब देखता हूं तो ये है साइड व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऊपर से टॉप व्यू, इधर से फ्रंट व्यू, इधर से साइड व्यू। तो ये जो तीनों व्यू हैं, इधर साइड से जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये अलग अलग एंगल्स दिखाई देते हैं। ये कौन सा एंगल है? ये है बैक रेक एंगल। बैक रेक एंगल कौन सा है? बैक रेक एंगल नंबर 2 है। तो ये आ गया आपका बैक रेक एंगल। अब ये बैक रेक एंगल है तो ये हो गया हमारा, ये हो गया साइड रेक एंगल। साइड रेक एंगल कौन सा है? साइड रेक एंगल है हमारे पास 4 नंबर, ये आ गया साइड रेक एंगल। उसके बाद ये साइड रेक है तो ये क्या हो गया? ये साइड रिलीफ एंगल हो गया। ये हो गया साइड रिलीफ। साइड रिलीफ यहां पे हमने 7वां नंबर दिया है। ओके, ये हो गया 7वां नंबर। ये साइड रिलीफ था तो अगला वाला आ जाएगा एंड रिलीफ। एंड रिलीफ हमने दिया 9वां नंबर, ये आ गया हमारे पास 9th नंबर का एंगल। ओके, ये 9th नंबर आ गया। तो 9th के बाद फिर ये आ गया एंड रिलीफ। तो ये अगर एंड रिलीफ है तो ये आपका एंड कटिंग एज एंगल आ गया हमारे पास। एंड कटिंग एज एंगल कौन सा है? यहां पर देखिए, एंड कटिंग एज एंगल 5वां नंबर है। और जब ये एंड कटिंग एज एंगल हो गया तो ये कौन सा है? ये हो गया साइड कटिंग एज एंगल। ओके, साइड कटिंग एज एंगल ये हो गया 8वां नंबर। ओके फ्रेंड्स, ऐसी कुछ चीजें हो गई जहां पे हम लोग ये अलग अलग एंगल्स हमारे पास आ गए। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पर हमारे पास ये अलग अलग एंगल्स आ गए हैं। अब ये जान लीजिए फ्रेंड्स कि हमारे पास 3 टाइप के एंगल्स का ग्रुप है। एक ग्रुप है रेक एंगल्स का। रेक एंगल्स दिए जाते हैं फैसिलिटेट टू मूव अवे द चिप्स। चिप्स के बाहर निकलने में आसानी हो, इसलिए रेक एंगल्स दिए जाते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हमारे पास रिलीफ या क्लियरेंस एंगल का। क्लियरेंस या रिलीफ एंगल का एक दूसरा ग्रुप आता है जहां पर आपको रिलीफ या क्लियरेंस एंगल का दूसरा ग्रुप आता है जो कि वर्क पीस और कटिंग टूल के फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। फ्रिक्शन डिक्रीज करता है तो फ्रिक्शन डिक्रीज करता है तो हीट डिक्रीज करती है। हीट डिक्रीज करती है तो हीट कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से टूल लाइफ इंक्रीज करती है। ओके, क्लियरेंस या रिलीफ एंगल प्रोवाइड करने से ये होता है। और कटिंग एज एंगल देने से क्या होता है? कटिंग एज एंगल देने से, ये कटिंग एज एंगल देने से कटिंग एज जो होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसका एरिया बढ़ जाता है, उसका हीट कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से टूल लाइफ इंक्रीज कर जाती है। ओके,
या फिर ऐसा लिख लीजिए आप, एज लेंथ इंक्रीज करती है तो एज एरिया भी इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से हीट पर यूनिट एरिया जो होता है वो डिक्रीज करता है। इसकी वजह से टूल लाइफ इंक्रीज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए रेक एंगल से चिप्स को आसानी से बाहर निकल सके इसके लिए दिए जाते हैं। क्लियरेंस एंगल देने से टूल लाइफ बढ़ती है और कटिंग एज एंगल देने से भी टूल लाइफ बढ़ती है, ऐसा आप लोग याद रखिएगा। ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है डियर, कि यहां पर ये जो हमारी जो दो कटिंग एजेस हैं, ये जो हमारी दो कटिंग एजेस होती हैं, एक तो ये होती है, ये है मेन कटिंग एज, और एक ये दूसरी होती है, ये होती है साइड कटिंग एज। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो आपको मोटी सी लाइन जो दिख रही है, ये मोटी सी लाइन यहीं पे आके खत्म नहीं होती बल्कि थोड़ी सी इधर साइड में भी रहती है। ठीक है ना, तो ये इधर साइड में होती है एंड कटिंग एज और इधर साइड में होती है साइड कटिंग एज। तो साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो एक जनरली एक पिन पॉइंट होता है, टिप होता है। और टिप आपका, अगर हम लोग सिर्फ टिप यूज करेंगे तो होगा क्या, टिप यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि एरिया बहुत कम रहेगा, एरिया बहुत कम होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि कटिंग टूल के टूटने का, ब्रेक होने का चांस बना रहता है। वहीं एरिया कम होने की वजह से हीट कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया भी बढ़ जाता है और टूल लाइफ डिक्रीज कर जाती है। तो हमें टूल लाइफ भी बढ़ानी है और कटिंग टूल को टूटने से भी बचाना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ऐसा टूल टिप ना दे करके हम लोग क्या करेंगे कि ये एक ऐसा नोज रेडियस प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कुछ प्रोवाइड करा देते हैं। पहले ये कुछ ऐसा पॉइंटेड होने वाला था, पॉइंटेड ना रह करके ये एक आपका एक कर्व बना देते हैं हम लोग। तो ये जो कर्व है, ये कर्व जिस सर्किल की, ये कर्व जिस सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है उस सर्किल का रेडियस ही कहलाता है नोज रेडियस। ओके फ्रेंड्स, वो कहलाता है नोज रेडियस। और नोज रेडियस प्रोवाइड कराने से फायदा क्या होता है, नोज रेडियस प्रोवाइड कराने से फायदा क्या होता है कि ये जो कटिंग टिप है, टिप की जगह पे, एक पॉइंट की जगह पर एक एरिया आ जाता है और उस एरिया के इंक्रीज करने की वजह से एक पॉइंट की जगह पे एक कर्व आ जाता है और उस कर्व के आने से कटिंग एरिया इंक्रीज कर जाता है और कटिंग एरिया इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज करता है और प्रेशर डिक्रीज करने से टूल टूटने से बचता है। प्रेशर इंक्रीज करने से टूल लाइफ बढ़ जाती है और टूल लाइफ बढ़ जाती है तो अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। ये सारी चीजें याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रीवियस केस में देखा था, हमने 6 एंगल्स देखे थे। एक तो हमने ये बैक रेक एंगल देखा था, एक साइड रेक एंगल, एक एंड कटिंग एज एंगल, एक साइड रिलीफ एंगल, एक साइड कटिंग एज एंगल और एक एंड रिलीफ एंगल। ओके फ्रेंड्स, तो हमने 6 एंगल्स देखे थे। रिलीफ वाले हमने देखे रेक वाले में बैक रेक और साइड रेक। ऐसे ही कटिंग एज वाले में एक ये एंड कटिंग एज एंगल और एक साइड कटिंग एज एंगल। और रिलीफ वाले में ये एक रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल ये रहा और साइड रिलीफ एंगल ये रहा। तो हमने ये 6 एंगल्स देखे हैं। तो अब होता क्या है, यहां पर एक टर्मिनोलॉजी आती है टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर ये बताती है कि किसी भी टूल में हमें कौन सा पैरामीटर कितने का चाहिए और ये चीज, ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। इसीलिए क्या किया गया, यहां पर एक ग्रुप बनाया गया। ओके, कि फर्स्ट प्लेस पे, अब देखिए 6 हमारे पास टूल सिग्नेचर में क्या रहते हैं, यहां पर 6 एंगल्स होते हैं।
6 एंगल्स रहते हैं और 1 नोज रेडियस रहती है। 6 एंगल्स एंड 1 नोज रेडियस रहती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ऐसा हो जाएगा कुछ कि आपका, आप पहले बना लीजिए 7 बॉक्सेस बना लीजिए। ओके, अब बॉक्स बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं ऐसे ही बस ऐसे ही ओपन ओपन रख दूंगा। 4 आ गए, ये हो गए 5, ये हो गए 6 और ये हो गए 7। सबसे पहले स्थान पर रहेगा बैक रेक एंगल, फिर आएगा साइड रेक एंगल, फिर आएगा एंड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, फिर आएगा साइड रिलीफ एंगल। ओके, फिर आएगा एंड कटिंग एज एंगल, फिर आएगा साइड कटिंग एज एंगल और एट लास्ट में नोज रेडियस। ठीक है ना फ्रेंड्स, लिख देता हूं मैं, बैक रेक एंगल, दूसरे प्लेस पर साइड रेक एंगल, तीसरे प्लेस पर एंड रिलीफ एंगल, चौथे प्लेस पर साइड रिलीफ एंगल, पांचवें प्लेस पर एंड कटिंग एज एंगल, छठे प्लेस पर साइड कटिंग एज एंगल, और सातवें प्लेस पर नोज रेडियस लिखी हो तो इसे हम लोग कहते हैं टूल सिग्नेचर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए यहां पर क्या है कि हमने एक रिलेशनशिप डेवलप किया है सरफेस फिनिश की स्मूथनेस, सरफेस फिनिश की स्मूथनेस, नहीं, सरफेस फिनिश, किसी सरफेस की फिनिशिंग या स्मूथनेस और एंड कटिंग एज एंगल एंड साइड कटिंग एज एंगल के बीच में एक रिलेशनशिप आता है। वो रिलेशनशिप क्या आता है फ्रेंड्स, वो रिलेशनशिप आता है कुछ ऐसा कि एच मैक्स जितना छोटा होगा सरफेस फिनिश उतनी अच्छी होगी, और ये होता है, ये होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है एफ बाई में tan CS प्लस में cot CE, tan CS प्लस में cot CE। ओके फ्रेंड्स, तो ये H मैक्स, ये H मैक्स जितना छोटा होगा इसका मतलब कि सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश उतनी अच्छी होगी। ओके, तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारे पास इसी एच मैक्स का एक और रिलेशनशिप आता है, एच मैक्स का फीड रेट के साथ एक और रिलेशनशिप देखा गया है। वो क्या, वो ये देखा गया है कि एच मैक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई में 8R, एच मैक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई में 8R, वेयर एफ इज द फीड रेट। यहां पर भी एफ क्या था, यहां पर भी एफ था हमारा। अच्छा, एक चीज आपको देखिए मैंने बताया नहीं, जो रेक एंगल्स होते हैं इनको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये अल्फा बी हो गया और ये हो गया अल्फा एस। जो रिलीफ एंगल्स होते हैं उन्हें जनरली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये थीटा ई हो गया और ये हो गया थीटा एस। ओके, कटिंग एज एंगल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं,
तो ये एंड कटिंग एज एंगल CE हो गया और ये हो गया CS। ओके, तो यही CE और CS यहां पे लिखे हुए हैं। CS का मतलब है साइड कटिंग एज एंगल, tan ऑफ साइड कटिंग एज एंगल, और वहीं CE का मीनिंग है tan ऑफ एंड कटिंग एज एंगल। ओके, ऐसा कुछ है। अब देखिए यहां पर F का क्या मतलब है? F का मतलब है फीड रेट, मतलब कि किस स्पीड से एक रिवॉल्यूशन के चक्कर में कटिंग टूल कितना आगे बढ़ता है, ये है फीड रेट F। ओके, तो यहां पर भी F का मतलब वही फीड रेट है और R का मतलब है नोज रेडियस। F का मतलब है फीड रेट, फीड रेट आपके पास mm पर रिवॉल्यूशन में होता है, और R क्या हो गया? R हो गया नोज रेडियस। ये नोज रेडियस mm में होता है। तो ऊपर की चीज स्क्वायर हो गई, नीचे की चीज, ऊपर mm स्क्वायर आ गया, नीचे mm है, तो यहां से ये दोनों आपका कट के आपका mm हो जाएगा, आंसर फाइनल आंसर mm हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, मशीनेबिलिटी देखते हैं। मशीनेबिलिटी का मतलब किसी भी मटेरियल की मशीनिंग कराने की एबिलिटी, कितनी इजीनेस तरीके से, कितनी आसानी से कोई मटेरियल मशीनिंग हो सकती है, इसे हम लोग कहते हैं मशीनेबिलिटी। और हायर टूल लाइफ, लोअर पावर कंजम्पशन, बेटर सरफेस फिनिश, मशीनेबिलिटी, मशीनेबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ मटेरियल या इजीनेस ऑफ मटेरियल विद विच ए गिवन वर्क मटेरियल कैन बी मशीन्ड अंडर द सेट ऑफ द कटिंग पैरामीटर्स। जैसे कटिंग पैरामीटर्स हैं वैसे ही सेम टू सेम कटिंग पैरामीटर्स अगर हर एक मटेरियल के लिए यूज किए जाएं, कि कटिंग पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली तीन होते हैं कटिंग पैरामीटर्स, एक तो स्पीड, कटिंग स्पीड, दूसरा फीड रेट, और तीसरा डेप्थ ऑफ कट। तो ये तीनों अगर आप हर एक कंडीशन में सेम रखें तो उस कंडीशन में जो मटेरियल सबसे आसानी से कट जाएगा, जो मटेरियल सबसे आसानी से मशीन्ड हो जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग कि ये इस मटेरियल की मशीनेबिलिटी अच्छी है। तो पता कैसे चलेगा कि सबसे आसानी से इसकी मशीनिंग हो रही है? उस केस में, जिस केस में सबसे ज्यादा टूल लाइफ आए, उसे कहेंगे कि इसकी मशीनेबिलिटी सबसे अच्छी है। जिस केस में हमारा पैसा सबसे कम लगे, पावर कंजम्पशन सबसे कम हो, उसे कहेंगे कि इसकी टूल लाइफ बहुत अच्छी है। जहां पर सरफेस फिनिश बहुत अच्छी मिले और या फिर जहां पर कटिंग फोर्सेस बहुत कम लगते हो, उसे हम लोग कहते हैं कि ऐसे मटेरियल की सरफेस फिनिश बहुत अच्छी है। ओके, अब आइए एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, कटिंग टूल मटेरियल। कटिंग टूल मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल क्या मतलब है? कटिंग टूल मटेरियल का मतलब है, यहां पर फ्रेंड्स हम लोग कटिंग टूल मटेरियल में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां पर देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में देखो, एक है हार्डनेस। तो ऑब्वियसली हार्डनेस आपको पता है कि हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस वो कि भाई कितना ज्यादा ये मटेरियल कट करा सकता है, कितना आसानी से कोई भी एक मटेरियल, वो कहलाता है हार्डनेस। और ये ऑब्वियसली हाई होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। एक दूसरा टर्म आता है हॉट हार्डनेस, या कहीं कहीं पे इसे रेड हार्डनेस भी कहते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए कटिंग टूल मटेरियल का, और लगभग लगभग इतना ज्यादा हाई हो जाए कि मेल्ट तो ना करे लेकिन पे मटेरियल लाल रंग का हो चुका हो, तो रेड हो चुका हो, काफी हॉट हो चुका हो, तो इस समय भी मटेरियल को अपनी हार्डनेस बना के रखनी चाहिए। अदरवाइज उस समय अगर हार्डनेस रिमूव हुई या हार्डनेस लूज हुई तो प्रॉब्लम आ सकती है कटिंग में। फाइनली कुछ हिस्सा बचा रह जाए जिससे कटिंग अच्छे से ना हो पाए। तो उस हाई एलिवेटेड टेम्परेचर पे कोई मटेरियल जो हार्डनेस को बना के रखता है, उस हार्डनेस को हम लोग कहते हैं हॉट हार्डनेस। ओके फ्रेंड्स, हॉट हार्डनेस, और डेफिनेटली हॉट हार्डनेस भी हाई होनी चाहिए, हॉट हार्डनेस कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये हॉट हार्डनेस क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हार्डनेस रिटेन करने की प्रॉपर्टी कहलाती है हॉट हार्डनेस। ओके, वियर रेजिस्टेंट आपको पता ही होगा, वियर रेजिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मटेरियल जो क्या कहते हैं वियर को अलाउ ना करे वो कहलाएगा वियर रेजिस्टेंट। उसके बाद टफनेस, टफनेस मींस कितना फेल्योर होने से पहले कितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, तो टफनेस आपका ये भी हाई होना चाहिए। फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है, जब सब हाई ही होगा तो लो भी तो कुछ होना चाहिए, तो आ तो गया ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये होना चाहिए लो। फ्रिक्शन कोफिशिएंट लो होगा तो आपका कम से कम फ्रिक्शन होगा, कम से कम हीट जनरेट होगी और टूल लाइफ अच्छे से अच्छी होगी। ओके, ऐसे ही बेटर थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बेटर होने चाहिए, अच्छे से अच्छे होने चाहिए। थर्मल कैरेक्टरिस्टिक, कई किताबों में थर्मल कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहता है और कई किताबों में थर्मल कंडक्टिविटी लिखा रहता है। ओके, और थर्मल कंडक्टिविटी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी जो भी हीट पैदा हो रही है वो हीट, जो भी हीट कटिंग टूल मटेरियल में आ रही है, यहां पर इस कटिंग जोन में जो भी हीट आ रही है वो हीट जल्दी से जल्दी पीछे की ओर और पीछे की ओर पहुंचती जाए ताकि इस ही एरिया में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना रहे। ओके, हीट कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज्यादा आगे ना बढ़ने पाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो यहीं पे छोड़ते हैं। कल से हम लोग एनालिसिस ऑफ कटिंग स्टार्ट करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं इसमें। यहाँ पर आपका मर्चेंट सर्किल का भी डिस्कशन होने की अच्छे खासे चांसेस हैं कल के लेक्चर में, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको हर एक चीज रिवाइज करवाएंगे यहाँ पर और जल्दी से जल्दी आपको आपके गोल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।